हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हिंदी की ये क्लास 1 है। आज से क्लास 1 शुरू हो रही है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। चाहे आपका वो सी-टेट है, यूपी टेट है, एलटी है, स्टेट टेट है या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपको हिंदी आती है, तो उसके लिए आपको ये क्लास देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी हिंदी की क्लास 1। तो पहला क्वेश्चन है, आगरा का बोलिया क्षेत्र। ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी रायपुरी या डी खड़ी बोली। तो गाइज, आगरा का जो बोली क्षेत्र है वो है ब्रजभाषा। आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। अगर क्वेश्चन अब आप आपको देखिए, ब्रजभाषा और कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो हमारी जो ब्रजभाषा है वो आगरा, धौलपुर, मथुरा और अलीगढ़ के ज़िले में बोली जाती है। हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके भी आ सकता है, आगरा ना आकर धौलपुर या मथुरा भी ऑप्शन में हो सकता है या अलीगढ़ हो सकता है। तो पता होना चाहिए कि इसके अलावा आगरा, धौलपुर, मथुरा और अलीगढ़ में क्या बोली जाती है, ब्रजभाषा। और ब्रजभाषा हमारी पहली साहित्यिक भाषा है, ब्रजभाषा और अवधी, क्योंकि पहले दो ही प्रमुख भाषाएं थी। हिंदी के आने से पहले दो ही साहित्यिक भाषाएं थी, एक भाषा थी ब्रजभाषा और दूसरी थी हमारी अवधी। तो अधिकतर कवियों ने जो टाइम पे रचनाएं की हैं वो ब्रजभाषा या अवधी में ही की हैं। और जो कवियों ने इसमें रचनाएं की हैं उनमें जो प्रमुख नाम आते हैं वो आते हैं हमारे सूरदास जी, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद और बिहारी। कितनी बार एग्जाम में हमें एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस कवि की रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ब्रजभाषा में रचनाएं किसकी हैं। सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी और तुलसीदास जी ने भी अपनी कुछ रचनाएं किस में की हैं, ब्रजभाषा में की हैं, और कुछ उन्होंने अपनी अवधी में की हैं। ठीक है, तो गाइज, इसे आपको पता होना चाहिए कि ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है। ये हमारी क्या है, पहली साहित्यिक भाषाएं हैं। कौन कौन से कवि ने बोलते थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि कौन है, प्रियदास या बी ही हरिवंश, सी कुंभन दास और डी हरिदास। तो गाइज, अष्टछाप के कवि हैं हमारे कुंभन दास जी। चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं, अष्टछाप कवियों के बारे में डीपली, क्योंकि इससे अधिकतर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जितने भी पॉइंट्स हैं सबको नोट करते रहिए। तो हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य की प्रेरणा देने का श्रेय श्री वल्लभाचार्य जी को जाता है, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक थे। उनके द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि 8 कवियों की मंडली ने अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की थी। गोस्वामी विट्ठल ने सन 1602 के लगभग अपने पिता वल्लभ के 84 शिष्यों में से 4 और अपने 252 शिष्यों में से 4 को लेकर अष्टचाप के प्रसिद्ध भक्त कवि की मंडली की स्थापना की। इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 थे विट्ठलनाथ जी के। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जी के थे गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुजदास। इन्हें मिला के उन्होंने क्या बनाई थी, अपने विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की रचना की थी। तो आपको पता होना चाहिए वल्लभाचार्य जी कौन थे, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। और उनके कितने शिष्य थे, 84 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के। और विट्ठलनाथ जी के कितने शिष्य थे, उनके 252 शिष्य थे। उसमें से उन्होंने 4 लिए थे और 4 उन्होंने वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में से लेकर अष्टछाप की रचना की थी। और उनके शिष्य कौन कौन थे, इन्हें अलग अलग लर्न करना है, क्योंकि कितनी बार वल्लभाचार्य जी के शिष्य पूछ लिया जाता है, कितनी बार विट्ठलनाथ जी का शिष्य पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें से कितने क्वेश्चन निकलते हैं और उनके शिष्यों की संख्या कितनी थी। और फिर अष्टछाप की ये जो बनाया था अष्टछाप किसने बनाया था, ये सब क्वेश्चन इसमें बता दिए गए, इन्हें अच्छे से लर्न करना डीपली। अब क्वेश्चन नंबर 103, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो दर्द न जाना कोई, उक्ति किसकी है। ये बहुत पॉपुलर उक्ति है, अधिकतर कितने ही एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चलिए देखते हैं किसकी है ये, मुक्ताबाई, मीराबाई, सीताबाई या डी दयाबाई। ठीक है गाइज, इजी है, सबको पता है ये मीराबाई जी की ही है। ठीक है, तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारे दर्द न जाने कोई, ये उक्ति है मीराबाई जी की। और मीराबाई जी ने जो और रचनाएं की हैं वो हैं हमारी गीत गोविंद का टीका, सोरठा के पद, राग गोविंद और नरसिंह जी को मायरो। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये रचनाएं अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती रही हैं।
तो ये इनकी 4 रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड होती रहती हैं किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है। सो गाइज आप इन्हें नोट कीजिए। तो मीराबाई जी की रचनाएं कौन सी हैं? गीत गोविंद का टीका, सोरठा के पद, राग गोविंद और नरसिंह जी को मायरो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ए सूदन, बी भूषण, सी हर्ष और डी लाल कवि। तो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। और लाल कवि ने और भी 3 रचनाएं की हैं। 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, चलो देख लेते हैं। इनकी 3 रचनाएं प्राप्त हैं, छत्र प्रकाश, विष्णु विलास तथा राज विनोद। विष्णु विलास काफ़ी बार पूछी गई है पेपर एग्जाम में। तो छत्र प्रकाश में क्या है? युद्ध का वर्णन है, ठीक है। और विष्णु विलास में वैरवे छंद में नायिका भेद है। और राज विनोद में है कृष्ण चरित्र पर आधारित है राज विनोद। तो आपको पता होना चाहिए इनकी 3 रचनाएं हैं और तीनों रचनाएं किस पर आधारित हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारसा दातासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो गारसा दातासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था फ्रांसीसी में, क्योंकि जो गारसा दातासी थे वो फ्रांसीसी थे। चलिए देखते हैं। गारसा दातासी का जन्म फ्रांस में हुआ था। उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास इस्तवार दलालुत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी इनका लिखा हुआ है। गारसा दातासी, सॉरी गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, श्रृंगार मंजरी या कृष्ण गीतावली। तो इसका आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास जी की रचना है, आंसर हो जाएगा डी, कृष्ण गीतावली। और इनकी और रचनाएं भी हैं, वो हैं रामलला नेचू 1552 में आई थी, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, भैरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। और गाइस तुलसीदास जी ने 2 भाषाओं में रचनाएं की हैं, एक इन्होंने अवधी में की हैं और दूसरी की है इन्होंने ब्रज भाषा में। कितनी बार इनकी रचनाओं को लिख के पूछ लिया जाता है कि इनकी कौन सी भाषा ब्रज भाषा में है और कौन सी अवधि में। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि जिन इनकी रचनाओं के सामने आपको मिले राम और या मंगल, 2 वर्ड आपको मिल जाए, तो मान लीजिए वो इनकी सब अवधि में है। क्या मिले? राम और मंगल। जैसे राम लला नेचू, तो किस में हुई ये हो गई आपकी अवधि में। फिर देखिए जानकी मंगल अवधि में हो गई, रामचरितमानस अवधि में हो गई, पार्वती मंगल अवधि में हो गई, ठीक है। और भैरवे रामायण अवधि में हो गई। बाकी जितनी भी हैं इनकी वो किस में हो गई? वो हो गई इनकी ब्रज भाषा में। तो गाइस जी कितनी बार पूछा जाता है तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनकी कौन सी अवधि में है और कौन सी इनकी ब्रज भाषा में है। सो गाइस इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं किसके अंदर से भी कितनी बार पूछ लिया जाता है? पूछा जाता है कि रामलला नेचू ये किसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसमें क्या है, ये संस्कारों पर स्त्री गीत लिखे गए हैं। इसमें जो संस्कारों पर जो स्त्रियों के गीत गाए जाते थे उस टाइम पे वो हमारे मिलेंगे रामलला नेचू में। फिर इनकी जानकी मंगल है। जानकी मंगल में भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी में भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है, तो वो है जानकी मंगल में। हनुमान बाहुक में है पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। रामाज्ञा जो प्रसन्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107, दर्द उजरत टूटत कुटुम्ब जुरत चितुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। विभावना है, असंगति है, निर्देशना है या विरोधाभास। तो उसमें है असंगति। अब देखिए असंगति की पहचान क्या होती है, जब कारण कहीं हो और कार्य कहीं दूसरे स्थान पर हो तब असंगति अलंकार होता है। इस अलंकार में कार्य तथा कारण की स्थिति अलग अलग स्थान पर दिखाई जाती है। प्राय यहाँ पर कारण रहता है और वहीं उससे अलग होने वाला कार्य भी रहता है, पर अलंकार में कारण तथा कार्य का स्थान अलग अलग होता है। देखिए इसमें 3 भेद होते हैं, असंगति के 3 भेद हैं। प्रथम असंगति क्या होती है, एक ही समय में कारण तथा कार्य का अलग अलग होना प्रथम असंगति है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पाँव संजीवनी जागी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, अभी वीडियो थोड़ा आगे आ गई है, दूसरी आ गई, फर्स्ट क्लिप पे वापस चलते हैं। ये आ गई, देखिएगा। जब पाँव संजीवनी जागी कहत सो प्रेम पुवलिक विषराए शरीरे, यहाँ पर शक्ति का घाव
तो होता है लक्ष्मण जी के शरीर पे, और पीड़ा किसको हो रही है? भगवान राम को। तो ये हो गई हमारी प्रथम असंगति। चलिए अब द्वितीय असंगति देखते हैं। जो कार्य जिस स्थान पर होना चाहिए दूसरे स्थान पर दिखाने में द्वितीय संगति होती है। जैसे तेरी अरी की अंगना तिलक लगायो पानी। तिलक माथे पर लगाया जाता है, परंतु तेरे शत्रु की स्त्रियां हाथ में तिलक करती हैं। भाव यह है कि अपने वैभव के कारण अपने हाथ से मस्तक का सौभाग्य चिन्ह मिटाती हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गई हमारी द्वितीय संगति। अब तृतीय संगति देखते हैं। जिस कार्य को आरंभ किया जाए और उसे छोड़कर दूसरा कार्य किया जाए। जैसे मोह मिटायो नहीं प्रभु मोह लागियो आनी। प्रभु ने मोह मिटाया नहीं जो आवश्यक था और उल्टा मोह लगा दिया। बिहारी को निम्नलिखित दोहा असंगति का प्रसिद्ध उदाहरण है। दरत उर्छत टूटत कुटुम्ब जुरत चितुर चित प्रीत परी परती गांठ तुरजन ये दई नहीं है रीत। प्रायः देखा जाता है कि जो वस्तु उलझती है वही टूटती है, परंतु यहाँ पर उलझती तो आंखें हैं और टूटता कुटुंब है। तो ये हो गई तृतीय असंगति। तो असंगति कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं और वो अलग अलग तरह से दर्शाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? तो रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? ABCD 3 दिए गए हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा A, लोलट, सशंकु, भट्टनायक और अभिनव गुप्ता। ये हो गए हैं हमारे रस सूत्र के व्याख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्णन के संपादक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर ए है श्याम सुंदर सेन, बालमुकुंद B, C राधाकृष्ण दास और D नीलाक्षी सिंह। तो हिंदी दैनिक समाचार सुधा वर्णन के संस्थापक है, आंसर हो जाएगा A। चलिए गाइज अब ये हमारा आ गया है नेक्स्ट। हस्ताक्षर रंजना मनारो मुंजल भगत का तीसरा और महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1776 के साप्ताहिक हिंदुस्तान समाचार ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया था। अनारों के रचनाकार कौन है? तो कौन है? मंजुल भगत हैं, जैसे कि आपको भी बताया गया था। तो गाइज ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छे लग रहे हैं तो